हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक्षा राजमाले। आज हम ऑटोमेशन का सबसे कोर पार्ट कंट्रोलर दैट इज़ द पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट टाइम की वीडियो में हमने ऑटोमेशन के बारे में पूरी जानकारी ली, जहाँ पे व्हाट इज़ ऑटोमेशन, ऑटोमेशन की इंडस्ट्रीज में नीड क्या है, वो कैसे वर्किंग करता है, उसके लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज़ किए जाते हैं, कौन कौन से कंट्रोलर्स यूज़ किए जाते हैं, एंड कंट्रोलर जो है यूज़ करते हैं तो सबसे पहले कंट्रोलिंग सिस्टम के लिए कौन सी जनरेशन थी, एंड लास्ट उसे ओवरकम करके हमने अभी कौन से कंट्रोलर के ऊपर हम काम करते हैं, इसके ऊपर हमने लास्ट वीडियोज़ में डिस्कस किया है। तो आज हम देखने वाले हैं कि पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर मतलब क्या है। पीएलसी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। पीएलसी का सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल रहता है एंड पीएलसी का हार्डवेयर भी अवेलेबल रहता है। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पिक्चर्स देखने को मिलेगी पीएलसी के अलग अलग। यहाँ पे जैसे कि हमारे पीसी के सीपीयूज रहते हैं, तो सीपीयूज के मॉड्यूल की तरह यहाँ पे पीएलसी का हार्डवेयर रहता है, जहाँ पे अलग अलग टाइप के पीएलसी रहते हैं, अलग अलग ब्रांड के पीएलसीज रहते हैं, एंड उसके रैक या स्लॉट्स जो है उसके हिसाब से अलग अलग रहते हैं। तो जो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर है, ये जो है ये पूरा डिजिटली ऑपरेटिंग इलेक्ट्रॉनिक एपरेटस है विच इज यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सच एज मशीनरी कंट्रोल इन फैक्ट्री, कन्वेयर सिस्टम, प्रोसेस एंड कंट्रोल। जो भी कुछ इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो भी कुछ वर्क है वो पूरी सिस्टम को हमें ऑटोमेटेड करने के लिए ये पीएलसी यूज किया जाता है, चाहे वो मशीन को कंट्रोल करना है या उसे मेंटेन करना है या किसी भी प्रोसेस को हमें कंट्रोल करना है, वो चाहे फिर मिक्सिंग प्रोसेस हो या बॉटल फिलिंग का प्लांट है या फूड प्रोसेसिंग का प्लांट है या किसी प्रोडक्शन का है या किसी मैन्युफैक्चरिंग का है, किसी भी प्रोसेस को हम कंट्रोल करने के लिए पीएलसी का यूज किया जाता है। पीएलसी विच यूजेस अ प्रोग्रामिंग मेमोरी फॉर द इंटरनल स्टोरेज फॉर इंस्ट्रक्शंस for implementing specific function such as logic, sequencing, timing, counting and arithmetic to control through digital और analog modules, various types of machines और process। जैसे कि अभी मैंने बताया कि पीएलसी जो है वो पूरा ऑटोमेटेड है, सिस्टम को ऑटोमेटेड करने के लिए, ऑटोमेटेड वर्क करने के लिए पीएलसी यूज किया जाता है। तो ऑटोमेटेड करने के लिए उस के अंदर एक प्रोग्रामिंग की जाती है। प्रोग्रामिंग अगर आप सोचते होंगे तो कोडिंग डिकोडिंग वाली प्रोग्रामिंग आपको लगती होगी दोस्तों, लेकिन ये प्रोग्रामिंग जो है वो कोडिंग डिकोडिंग वाली नहीं रहती, तो ये लॉजिकल प्रोग्रामिंग रहती है। ये जो लॉजिकल प्रोग्रामिंग है तो इसके इनपुट्स, इसका एक प्रोग्राम हमें उसमें राइट करना पड़ता है। किसके अंदर? तो हमें ये प्रोग्राम जो है वो रॉम के अंदर क्या करना पड़ता है, रैम के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, राइट करना पड़ता है। उसके फॉर्मेट में वो क्या करता है, उसे एग्जीक्यूट करने के लिए फिर वो मेमोरी का यूज करके हमें आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। तो पीएलसी कंट्रोलर जो है वो मल्टीपल नंबर ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग इनपुट्स एंड आउटपुट्स के ऊपर डिपेंड रहता है, जिसके अंदर हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम प्रोग्रामिंग कंडीशन दे सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हम इसमें कोडिंग डिकोडिंग वाली प्रोग्रामिंग नहीं करने वाले, तो हमें क्या करना है, इसमें लॉजिकल प्रोग्रामिंग करनी है। लॉजिकल प्रोग्रामिंग के इनपुट्स यहाँ पे हमें देने हैं, मतलब एक प्रोग्राम हमें डिजाइन करना है एंड वो जो इनपुट है एज ए इनपुट हमें इस पीएलसी को देना है। फिर वो हमने जो इनपुट दिया है उस हिसाब से वो प्रोग्राम को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसके लिए जो प्रोग्रामिंग कंडीशन है, ये प्रोग्रामिंग कंडीशन हम पीएलसी के सॉफ्टवेयर का यूज करके उसका डिजाइन हम यहाँ पे बना सकते हैं, जिसकी वजह से वो हार्डवेयर जो है वो पूरा उस पे अपलोड करके हम वर्कआउट कर सकते हैं। अब ये पीएलसी की हिस्ट्री मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने ऑटोमेशन की हिस्ट्री देखी थी, ऑटोमेशन की जनरेशन की हिस्ट्री देखी थी कि जैसे कि पहले मैन्युअली कंट्रोल था 1920 से पहले, आफ्टर दैट उसमें न्यूमैटिक एंड हाइड्रोलिक कंट्रोलर आया, हार्डवायर कंट्रोलर आया, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलर आया, एंड उसके बाद फिर पीएलसी डेवलप हुआ। तो ये पीएलसी जो है वो डेवलप हुआ, लेकिन उसकी भी एक हिस्ट्री है। तो मैं यहाँ पे आपको एक स्टोरी के टाइप में आपको मैं एक पीएलसी की हिस्ट्री यहाँ पे बताने वाली हूँ। जैसे कि एक जनरल मोटर कॉर्पोरेशन की कॉन्फ्रेंस थी 1960 के बाद। तो ये जो है जैसे कि हार्डवायर कंट्रोलर सिस्टम का एक ड्रॉबैक था कि हार्डवायर कंट्रोल सिस्टम को हम वहाँ पे सिस्टम जो है वो पूरी कॉम्प्लेक्स लगती थी, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ वायर्स थे। दैट्स वाई किसी भी सिस्टम में अगर एक शॉर्ट सर्किट जनरेट हुआ तो वहाँ
पे जो फॉल्ट आया है उसे हम डायग्नोस करने के लिए टाइम ज़्यादा जाता था, दैट्स वाई वो सिस्टम पूरी स्टॉप हो जाती थी। एंड सेकेंड वन उसका डिसएडवांटेज था कि जो भी हम कुछ सर्किट बना रहे हैं हार्डवेयर सिस्टम का, वो अलग स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है वो अलग अदर सिस्टम को हम यूज नहीं कर पाते थे, तो अलग सिस्टम के लिए अलग हमें हार्डवेयर सिस्टम में क्रिएट करनी पड़ती थी। तो ये जो ड्रॉबैक है उससे ओवरकम करके उसका एप्लीकेशन हमने यहाँ पे पीएलसी से रिप्लेस किया है। तो यहाँ पे एक हाइड्रामेटिक डिवीजन जो है उसने यहाँ पे फर्स्ट टाइम प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर जो है वो 1968 में डेवलप किया। तो कैसे किया, तो यहाँ पे जनरल मोटर कॉर्पोरेशन जो थी वहाँ पे एक बेडफोर्ड नाम की एक एसोसिएशन थी, बेडफोर्ड नाम की एसोसिएशन जो कि 084 नाम के प्रोजेक्ट पे वर्क करती थी। तो 084 की जो प्रोजेक्ट पे वर्क करती थी वहां से उस प्रोजेक्ट पे काम करते करते एक प्रोडक्ट वहां पे जनरेट हुआ, जो प्रोडक्ट का नाम था मोडिकॉन। एंड दिस मोडिकॉन प्रोडक्ट इज नथिंग बट आवर PLC। एंड ये जो PLC है वो जनरेट हुआ 1977 में, जो कि उस बेडफोर्ड एसोसिएशन का जो भी कुछ एक लीडर था जिसका नाम था डिक मॉर्ले, जिसने ये PLC जो है वो डेवलप किया था। दैट्स वाई डिक मॉर्ले जो है वो PLC के फादर, मतलब फादर ऑफ द PLC, ये जो है वो डिक मॉर्ले को जाना जाता है, जो कि 1977 में PLC यहाँ पे डेवलप हुआ। तो अभी हम देख सकते हैं कि 1977 में PLC डेवलप हुआ था एंड अभी हम अराउंड 2020 के सेंचुरी में है, 20 के सेंचुरी में है। तो वहां पे हम देख सकते हैं कि PLC का कितना हम यूज करके हम पूरी इंडस्ट्री को ऑटोमेटेड कर सकते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन है हमें यहाँ से सीखने हैं, इसका नॉलेज लेके हमें क्या करना है, उसे इम्प्लीमेंट करना है। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों कि PLC जो है वो उसका आर्किटेक्चर क्या रहता है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में ऑटोमेशन का ब्लॉक डायग्राम देखा था कि उसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे था, तो यहाँ पे भी हम PLC के आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो PLC के आर्किटेक्चर में यहाँ पे भी मेजर 4 आपके कंपोनेंट्स रहते हैं। फर्स्ट वन इनपुट मॉड्यूल्स एंड आउटपुट मॉड्यूल्स, सेकंड वन पावर सप्लाई, थर्ड वन आपका CPU एंड फोर्थ वन इज द प्रोग्रामिंग डिवाइस। अभी इनपुट मॉड्यूल एंड आउटपुट मॉड्यूल एग्जैक्टली क्या रहते हैं, देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने लास्ट टाइम की वीडियो में देखा है इनपुट फील्ड डिवाइसेस एंड आउटपुट फील्ड डिवाइसेस। इनपुट फील्ड डिवाइसेस भी है हमने देखे हैं एंड आउटपुट फील्ड डिवाइसेस, जो इसका कॉन्फ़िगरेशन हम इनपुट मॉड्यूल के साथ एंड आउटपुट मॉड्यूल के साथ कर सकते हैं। अब इनपुट मॉड्यूल एंड आउटपुट मॉड्यूल जो है इसमें भी 2 टाइप के मॉड्यूल्स रहते हैं, एक जो है वो डिजिटल इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स रहते हैं एंड सेकेंड वन जो है वो एनालॉग इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स रहते हैं। अब डिजिटल इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स में डिजिटल इनपुट मॉड्यूल्स क्या रहते हैं, जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखे टॉगल स्विच है, पुश बटन्स है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स है, सेलेक्टर स्विचेस है, लिमिट स्विच है, रेड स्विच है, ये जो है ये पूरे आपके डिजिटल इनपुट मॉड्यूल्स है। एंड डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल जो है वो हमारे लैम्प, बजर, फैन, मिक्सर, मोटर, वॉल या एक्चुएटर, ये जो है वो हमारे क्या है, डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल्स है। अब ये डिजिटल इनपुट मॉड्यूल एंड डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल जो है वो पूरे हमारे 24 वोल्ट DC और 5 वोल्ट DC के ऊपर भी काम करते हैं एंड और 230 वोल्ट AC एंड 440 वोल्ट AC पे भी हम ये उस पे वर्क कर सकते हैं। एंड सेकंड वन जो मैंने आपको बताया कि एनालॉग इनपुट एंड आउटपुट मॉड्यूल भी रहते हैं। तो एनालॉग इनपुट मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं, जो कि हमारे एनालॉग इनपुट मॉड्यूल जो है वो है हमारा टेम्परेचर, प्रेशर, लेवल, मॉइस्चर या pH वैल्यू या फ्लो, जो भी डिटेक्ट करने के लिए ये है हमारे एनालॉग इनपुट मॉड्यूल। एंड डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल मतलब स्पीड, लाइट इंटेंसिटी, कंट्रोल वॉल, ये जो है हमारे डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल है। अब ये जो हमारे एनालॉग इनपुट एंड आउटपुट मॉड्यूल है ये हम 0 to 10 वोल्ट और 4 to 20 मिली एम्पियर इस कैपेसिटी के ऊपर हम उससे वर्क कर सकते हैं। डिजिटल इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के लिए हम अराउंड 24 वोल्ट DC और 5 वोल्ट DC यूज कर सकते थे, नहीं तो हम 230 वोल्ट AC और 440 वोल्ट AC पे भी हम वर्क कर सकते हैं। लेकिन एनालॉग इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के लिए अराउंड 0 to 10 वोल्ट और 4 to 20 मिली एम्पियर करंट, इतने कैपेसिटी के ऊपर ही हम क्या कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं। अब ये जो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है, इनपुट मॉड्यूल के लिए इनपुट सेंसिंग डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट किए, उसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे किया है, आउटपुट मॉड्यूल के लिए आउटपुट लोड यहाँ पे
दिए ऑलमोस्ट यहाँ पे डिजिटल इनपुट मॉड्यूल्स एंड डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल का कॉन्फ़िगरेशन किया है। अब नेक्स्ट वन है यहाँ पे सीपीयू, यहाँ पे आपको दिखता होगा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू जो है वो सीपीयू जो है ये है पूरा प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू जो है वो माइक्रो प्रोसेसर हो सकता है या माइक्रो कंट्रोलर भी हो सकता है। सीपीयू हमारे पीएलसी का ब्रेन है ऐसा हम कह सकते हैं, जिसमें हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। एंड ये प्रोग्राम जो है वो एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से हम उससे उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सीपीयू में भी आपको यहाँ पे मेमोरी भी दिखती होगी। मेमोरी जो है वो जो है रैम एंड रोम के फॉर्मेट में रहती है। पीएलसी में जो हम प्रोग्राम करते हैं वो रोम में प्लेस किया जाता है एंड रैम जो है वो टाइमर या काउंटर या जो भी हम कुछ इनपुट्स देने वाले हैं उसके स्टेटस चेक करने के लिए रैम का यूज किया जाता है। तो ये रोम एंड रैम जो है ये पूरा मेमोरी के अंदर प्लेस हुआ रहता है, जिसकी वजह से हम प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं एंड उसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। तो ये पूरा इनबिल्ट जो रहता है वो पूरा आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में रहता है। ये जो है हमारे पीएलसी का ब्रेन है ऐसा हम कह सकते हैं। पूरा कंट्रोलर जो है वो पूरा सीपीयू के ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट वन है हमारा पावर सप्लाई। अब पावर सप्लाई जो है, पावर सप्लाई की जरूरत तो हमारे इनपुट मॉड्यूल को भी है, आउटपुट मॉड्यूल को भी है एंड सीपीयू को भी है। तो ये जो है पावर सप्लाई जो है हमारा 24 वोल्ट, इसके ऊपर ये पूरे सिस्टम को हम रन करते हैं। पावर सप्लाई जो है सीपीयू को भी प्रोवाइड किया जाता है, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को भी प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट वन है यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोलेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया है, क्योंकि अब यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि इनपुट मॉड्यूल एंड सीपीयू इसके बीच में भी ऑप्टिकल आइसोलेशन प्रोवाइड किया है एंड सीपीयू एंड आउटपुट मॉड्यूल इसके भी बीच में क्या किया है, ऑप्टिकल आइसोलेशन प्रोवाइड किया है। अब ऑप्टिकल आइसोलेशन की नीड क्या है, जैसे कि देखते हैं दोस्तों कि मैंने अभी आपको बताया कि डिजिटल इनपुट एंड आउटपुट मॉड्यूल जो है आपके 24 वोल्ट डीसी पे भी चलते हैं, 5 वोल्ट डीसी के भी ऊपर चलते हैं, नहीं तो 230 वोल्ट एसीपी एंड 440 वोल्ट एसीपी भी चलते हैं। तो सीपीयू जो है हमारा अराउंड 24 वोल्ट इतने कैपेसिटी के ऊपर चलता है। तो जो हमारे इनपुट हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं इनपुट मॉड्यूल को, जो पुश बटन है या जो भी कुछ टॉगल स्विचेस है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स है, उसका इनपुट्स में भी 230 हो सकता है या 440 हो सकता है, 110 हो सकता है। ये जो है वो सीपीयू को ज्यादा एक्सेस करता है, मतलब डैमेज होने के चांसेस वहां पे ज्यादा रहते हैं इनपुट से डायरेक्टली सीपीयू को जो उसका करंट फ्लो होता है। तो ऑप्टिकल आइसोलेशन जो है वो इनपुट एंड सीपीयू इसके बीच में हम प्रोवाइड करते हैं। क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ना हो, इसलिए ऑप्टिकल आइसोलेशन जो है इनपुट मॉड्यूल एंड सीपीयू के बीच में हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। इसके वजह से हम सीपीयू को डैमेज होने से बचा सकते हैं। सेम हियर वैसे ही आउटपुट मॉड्यूल को भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, जहां पे भी हम आउटपुट जो है हमारा प्रॉपरली मेंटेन हो एंड उसको डैमेज ना हो, इसलिए हम यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोलेशन प्रोवाइड करते हैं। एंड फोर्थ वन है हमारे प्रोग्रामिंग डिवाइस। अब प्रोग्रामिंग डिवाइस जो है वो यहाँ पे हमारा जो भी हम कुछ प्रोग्राम यहाँ पे राइट करने वाले हैं, रैम एंड रोम के थ्रू हम इसे एक्सेस करने वाले हैं, एग्जीक्यूट करने वाले हैं, लिखने वाले हैं, तो उसका एक्सेस हमारे सीपीयू को होना चाहिए। मतलब उसका इंटरफेसिंग हमारे प्रोग्रामिंग डिवाइस के साथ होना चाहिए। जैसे कि कम्युनिकेशन हम कह सकते हैं, अगर मानो कि हम किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अगर हमारी एंड जो जिससे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उसकी लैंग्वेज अगर मैच होती है, अगर उसको आइडेंटिफाई होता है, तभी हमारा कम्युनिकेशन मैच हो सकता है। उसी तरह यहाँ पे सीपीयू एंड प्रोग्रामिंग डिवाइस के अंदर कम्युनिकेशन होना जरूरी है। तो ये कम्युनिकेशन जो है वो अलग अलग प्रोटोकॉल से होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप एलन ब्रैडली का पीएलसी लेते हैं तो यहाँ पे RS-232 डी पिन 9 पिन वाला हम प्रोटोकॉल यूज करते हैं, DF1 वाला। अगर आप सीमेंस यूज करते हैं, सीमेंस पीएलसी के अंदर अराउंड आपको MPI प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। MPI मतलब मल्टी पॉइंट इंटरफेस, या PPI भी रहता है, पॉइंट टू पॉइंट इंटरफेस। ऐसे अलग अलग प्रोटोकॉल है जो प्रोटोकॉल का यूज करके हम सीपीयू एंड प्रोग्रामिंग डिवाइस के अंदर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। दैट्स वाई जो भी हम प्रोग्राम लिखने वाले वो सीपीयू के अंदर जाता है, वो रीड करता है, उसे एग्जीक्यूट करता है। अब
एग्जीक्यूट करने के लिए, जैसे कि हमारी फ्रीक्वेंसी रहती है कि सेम हियर यहाँ पे पीएलसी के अंदर भी प्रोग्राम को रन करने के लिए यहाँ पे एक साइकिल रहती है, उसे स्कैन साइकिल बोलते हैं, कहते हैं। स्कैन साइकिल ऑफ पीएलसी जो है वो 3 प्रोसेस के थ्रू जाती है। जैसे कि पहले हमने जो भी इनपुट दिया है वो कम्युनिकेशन थ्रू सीपीयू के पास जाता है, सेंसर्स मतलब इनपुट जो है वो सेंस करता है, मतलब इनपुट को रीड करता है। इनपुट रीड करने के बाद उसे उसका लॉजिक जो है वो एग्जीक्यूट करता है, मतलब उस लॉजिक को वो सॉल्व करता है। एंड थर्ड स्टेप रहती है अपडेट द आउटपुट, मतलब जो प्रोग्राम है वो आउटपुट को प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो साइकिल है 3 प्रोसेस के थ्रू ये पूरा जाता है। तो ये साइकिल जो है वो पूरी कंप्लीट होने के लिए अराउंड आपके 10 मिली सेकेंड्स लगते हैं। तो ये जो है 10 मिली सेकेंड्स जो है वो आपकी पीएलसी की स्कैन साइकिल है, ऐसे कह सकते हैं। मतलब टाइम टेकन बाय द प्रोसेसर टू गेट द सेंस फर्स्ट इनपुट एंड एग्जीक्यूट द लास्ट आउटपुट, दैट इज द 10 मिली सेकेंड, एंड दिस 10 मिली सेकेंड इज द स्कैन साइकिल ऑफ द पीएलसी, दिस स्कैन साइकिल ऑफ द पीएलसी, ऐसे कह सकते हैं। तो ये है पूरा हमारा आर्किटेक्चर ऑफ द पीएलसी। सो हम नेक्स्ट देखने वाले हैं कि यहाँ पे है टाइप्स ऑफ द पीएलसी मॉड्यूल। यहाँ पे 2 टाइप के पीएलसी के मॉड्यूल्स हैं। फर्स्ट वन है हमारा फिक्स टाइप पीएलसी एंड सेकंड वन है हमारे मॉड्यूलर पीएलसी। और फिक्स टाइप पीएलसी जो है इसमें आप देख सकते हैं कि इनपुट्स एंड आउटपुट्स जो है वो फिक्स रहते हैं, मतलब इसमें हम इनपुट्स भी नहीं, अदर इनपुट्स एक्स्ट्रा प्रोवाइड नहीं कर सकते, आउटपुट्स भी हम नहीं प्रोवाइड कर सकते। मानो कि एक स्किल पर्सन नहीं है, लेकिन उसे एक फॉरवर्ड एंड रिवर्स चलने वाली एक मोटर उसे करनी है। अभी वो आया एंड उसके पास कुछ वर्कर्स है एंड उसके लिए उसने बोला कि मुझे एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलने वाली मोटर चाहिए। एंड आफ्टर दैट फिर हम देखेंगे कि बाबा रिवर्स चाहिए या नहीं चाहिए। तो एक एम्प्लॉयज के पास आया एंड उसने बोला कि मुझे फॉरवर्ड चलने की मोटर चाहिए। तो वहां पे वो एम्प्लॉय अगर उसे कुछ पता है उसका फ्यूचर एक्सपेंशन कैसे है, तो वो क्या करता है कि फिक्स टाइप पीएलसी उसको देता है, मतलब फॉरवर्ड चलने वाला देता है। लेकिन अगर उसे पता है कि बाबा उसे फॉरवर्ड चलने वाला भी अभी चाहिए, लेकिन वो फ्यूचर एक्सपेंशन करना चाहता है, रिवर्स भी वो करना चाहता है, तो वो क्या करता है मॉड्यूलर पीएलसी उसे सजेस्ट करता है। मॉड्यूलर पीएलसी अगर उसे सजेस्ट करते हैं तो वो आगे चल के उसमें इनपुट मॉड्यूल्स या आउटपुट मॉड्यूल्स को उसे क्या कर सकता है, वो ऐड कर सकता है, उसके रैक्स वो ऐड कर सकते हैं। रैक जो है वो ऐड करने के बाद वो पीएलसी जो है अभी तो फिक्स्ड मतलब फॉरवर्ड के लिए तो चलेगा ही, लेकिन अगर वो फ्यूचर एक्सपेंशन करेगा उसमें वो अलग अलग मॉड्यूल्स ऐड करेगा मॉड्यूलर पीएलसी का यूज करके, तो वो फ्यूचर एक्सपेंशन कर सकता है। मतलब फॉरवर्ड एंड रिवर्स इन दोनों के लिए वो क्या कर सकता है, वर्कआउट वो कर सकता है। लेकिन उसे वो मॉड्यूलर टाइप पीएलसी उसे हम प्रोवाइड करें। तो अगर फिक्स टाइप पीएलसी देते हो तो फिक्स टाइप पीएलसी में जो है हम उसमें इनपुट्स या आउटपुट्स ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें सिर्फ वो फिक्स्ड रहते हैं। अब ये जो है उसमें क्या क्या ऐड कर सकते हैं, तो अलग अलग टाइप के उसमें कार्ड्स रहते हैं। 3 टाइप के कार्ड्स रहते हैं, रिले टाइप कार्ड्स रह सकते हैं, ट्रांजिस्टर बेस्ड कार्ड्स रह सकते हैं, ट्रैक बेस्ड कार्ड्स रह सकते हैं। ये तीनों जो है उसमें हम इनपुट्स आउटपुट्स कार्ड जो है उसमें आप ऐड कर सकते हो। रिले टाइप बेस्ड कार्ड जो है हम कहाँ यूज कर सकते हैं, जब हमारा वर्किंग एसी एंड डीसी इन दोनों के ऊपर चलता है तो हम वहाँ पे रिले बेस्ड टाइप कार्ड्स यूज कर सकते हैं। अगर हमारा वर्किंग जो है वो सिर्फ डीसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है तो वहाँ पे हम ट्रांजिस्टर टाइप बेस्ड कार्ड यूज कर सकते हैं। एंड जहाँ पे हमारा वर्किंग हमें पता है कि ये पूरा सिस्टम एसी के ऊपर चलने वाला है तो वहाँ पे हम ट्रैक बेस्ड टाइप कार्ड्स यूज कर सकते हैं। तो ऐसे हमारी जो रिक्वायरमेंट है या कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम पीएलसी के मॉड्यूल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, फिक्स टाइप पीएलसी एंड मॉड्यूलर पीएलसी। अगर फ्यूचर में उसे एक्सपेंशन करना है, उसमें कुछ रैक्स ऐड करने हैं तो हम उसे मॉड्यूलर पीएलसी प्रोवाइड करेंगे। अगर कुछ भी हमें ऐड नहीं करना है, मुझे इनपुट्स नंबर ऑफ इनपुट्स एंड नंबर ऑफ आउटपुट्स फिक्स चाहिए, तो हम वहां पे फिक्स टाइप पीएलसी यूज कर सकते हैं। फिक्स टाइप पीएलसी को हम कॉम्पैक्ट पीएलसी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के ब्रांड है पीएलसी के भी, जैसे कि यहाँ पे एलन ब्रैडली है, सीमेंस है, मित्सुबिशी है, डेल्टा, ओमरॉन, एबीबी, हनीवेल, ये जो है वो अलग अलग इसके ब्रांड है। जैसे कि अभी मैंने आपको हिस्ट्री पीएलसी की बताई, तो वहाँ पे बेडफोर्ड की जो एसोसिएशन ने वहाँ पे उसे डेवलप किया था, तो रिचार्ड मॉर्ले जो है वो हमारे पीएलसी के फादर ऑफ द पीएलसी ऐसे जाने जाते हैं। लेकिन उसके बाद
एक एलन ब्रैडली जो है एक कंपनी है जिसने ये डेवलप किया है, ये पीएलसी एक डेवलप किया है। तो वो जो है वो ओडो जोसेफ स्ट्रोजर इस नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलन ब्रैडली का पीएलसी जो है वो डेवलप किया। अब एलन ब्रैडली पीएलसी जो है वो अराउंड एक उसके भी ऊपर एक 50 पेटेंट्स लगे हैं, लेकिन अभी मार्केट में अगर देखा जाए तो 50% से ज्यादा एलन ब्रैड सीमेंस पीएलसी यूज किया जाता है। दैट्स वाई हम आपको जो है वो पूरा सीमेंस पीएलसी जो है वो पूरा सिखाने वाले, सीमेंस बेस्ड ही पीएलसी आप यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो अब ये नीड क्या रहती है, पीएलसी की नीड क्या रहेगी, इंडस्ट्रीज में उसकी नीड क्या रहती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टू इंटरफेस विथ मशीन इजीली, क्योंकि ये पूरा ऑटोमेटेड वर्क है तो आपका जो पीएलसी है वो मशीन के साथ आप इजीली इंटरफेस कर सकते हैं बाय यूजिंग नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स। वो भी प्रोटोकॉल आपका मे बी RS-232 हो सकता है, PPI हो सकता है, MPI हो सकता है, या मे बी अदर कुछ भी प्रोटोकॉल है तो आप इसके थ्रू डायरेक्टली मशीन से इंटरफेस कर सकते हैं। सेकेंड वन है टू इजी मॉडिफाई इनपुट्स एंड आउटपुट डिवाइसेस। आप इजीली, मॉड्यूलर पीएलसी है, मॉड्यूलर पीएलसी की वजह से आप फ्यूचर एक्सपेंशन अगर करना चाहते हैं तो उसमें नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स रैक का या कार्ड्स का यूज करके भी उसमें एड ऑन कर सकते हैं, उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। थर्ड वन है आपकी हाई स्पीड ऑपरेशंस। ऑलमोस्ट यहाँ पे ह्यूमन की नीड नहीं है, इसलिए एरर जो है वो कम आएंगे एंड जो प्रोडक्शन की स्पीड है वो ज्यादा रहेगी। दैट्स वाई आपको प्रोडक्शन भी ज्यादा मिलेगा एंड एक्यूरेसी भी ज्यादा मिलेगी। एंड टू अवॉइड द इलेक्ट्रिकल वायरिंग प्रॉक्सिमिटी, जैसे कि यहाँ पे अभी मैंने बताया कि और जो जनरल मोटर कॉरपोरेशन थी उन्होंने हार्डवेयर कंट्रोल सिस्टम को रिप्लेस करके ही ये पूरा पीएलसी यहाँ पे उन्होंने डेवलप किया है। तो किसकी वजह से, तो वो वायरिंग की कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए तो यहाँ पे पीएलसी उन्होंने डेवलप किया है। अगेन नेक्स्ट वन है कि वो मास प्रोडक्शन भी बढ़ता है। ऑलमोस्ट आपकी पूरी टाइम यहाँ पे स्पीड ज्यादा है तो वहाँ पे अभी आपका मास प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ेगा एंड रिलायबिलिटी भी इंक्रीज होगी। तो ये है आपकी इंडस्ट्रियल पीएलसी की इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में नीड है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने सिर्फ आपको पीएलसी के बारे में आपको बताया कि व्हाट इज पीएलसी, व्हाट आर द ब्रांड ऑफ पीएलसी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पीएलसी, उसका आर्किटेक्चर क्या रहता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या रहता है, उसकी नीड क्या है। तो होप सो कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा, जिसके अंदर ऑटोमेशन एंड ऑटोमेशन से रिलेटेड ये पीएलसी कंट्रोलर एग्जैक्टली वर्क क्या करता है। अगर आपको ये समझ में आया है तो हम आगे चल के इसके साथ जो लॉजिकल प्रोग्रामिंग अभी आपको मैंने बताई, तो लॉजिकल प्रोग्रामिंग के ऊपर हम काम कर सकते हैं। होप सो आपको ये पूरी पीएलसी के बारे में जो भी अभी मैंने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की वो आपको समझ में आई होगी। अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, रिवर्ट कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच।